वेलकम टू द एएस स्टडी क्लास। सो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर 2019 का एक सैम्पल पेपर जो कि एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें एग्जाम लेवल अप्रोच देखेंगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको सॉल्व करना है और उसके अप्रोच को देखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, what least number that can be multiplied to 69120 to make it a perfect cube, कि 69120। तो इससे हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा नंबर है परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब परफेक्ट क्यूब बनाने की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा नंबर है उसमें 3-3 के पेयर होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसमें 2 प्रेजेंट हैं तो 2 के 3 पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो इससे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसे आपको 2 दिख रहा है तो 2 के लिए हम सिंपली ये 0 है, 0 का मतलब होता है 2 × 5। उसके बाद 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, देन 4 1 जा 4, देन 4 7 जा 28। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32। तो दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे हमें क्यूब्स बनाने के कौन कौन से परफेक्ट क्यूब होंगे, तो 2 और 4। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो 17 28 इसे 28 है, इसको देख के पता लग जाना चाहिए एक इसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक 5 बचा। तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 5 और देने पड़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 है। जब 5 की पावर 3 हो जाएगी तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा इसको, 25। तो 25 इज अवर आंसर। किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हर एक जो प्राइम नंबर है उनकी पावर 3 होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद देखना है कि किसकी पावर 3 करने के लिए हमें कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो हियर इज अवर आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज Mr. Ankit is on tour to Siachen and he has rupees 360 for his expenditure. If he exceeds his tour by 4 days, he must trim down his daily expenditure by rupees 3. For how many days is Mr. Ankit is on tour? ठीक है, मिस्टर अंकित टूर पे गए, उनके पास 360 रुपीज़ हैं। अगर उन्हें 4 दिन अपना टूर एक्सटेंड करना पड़ता है तो उन्हें अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर था, डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर था, वो 3 रुपये कम करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन बनाने में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है तो सिंपली आपको ऑप्शंस यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 360 गिवन है तो 360 अगर हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं 20, तो 20 को यूज़ कर लेते हैं तो उनका डेली एक्सपेंडिचर कितना होगा, दैट इज़ 18 रुपीज़। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि अगर वो अपना 4 डेज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं अपना टूर को, तो उनका डेली एक्सपेंडिचर 3 कम होना चाहिए। तो डेली एक्सपेंडिचर कर देंगे 12 × 12 दैन 5 120, 24 × 5 120। तो यहाँ पे 15 रुपीज़ आ रहा है, तो 15 रुपीज़ कितना है, 3 कम है 18 से, तो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 20 इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑप्शंस को चेक करना है और इसे मार्क करके आगे कर देना है। ठीक है, मूव कर जाना है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1/r + 1/s। तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, दिस इज ऑफ अलजेब्रा, कि हमें r³ + s³ भी गिवन है, तो हमें बताना है 1/r + 1/s की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, 1/r × s, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो r + s, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे r + s की वैल्यू हमें गिवन है 6। ठीक है, तो r × s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a³ + b³ दैट इज इक्वल टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे r³ + s³ की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 0। ठीक है, तो r + s की क्यूब मतलब 6 का क्यूब 216 माइनस 3 r × s, और r + s की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, 216 को इधर लेंगे, 9 माइनस का हो जाएगा, 3 6 18 r × s। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 18 1 × 18, 18 2 × 36। ठीक है, तो r × s की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम r × s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 6 1/2 दैट इज़ 0.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आइडेंटिटी आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, वहाँ पे आइडेंटिटी लिखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली आपको ये वाला अप्रोच, ये वाला स्टेटमेंट लिखना था इतना, और उसके बाद आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड कर देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन गिवन है, इसका हमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो y को, जो y एक्सिस है उसको किस पोजीशन पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे हमारा एक्सिस होते हैं x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है,
तो ये हमारी इक्वेशन है, जब भी किसी भी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पे किसी पोजीशन पे इसको कट कर रही होगी, वाई पोजीशन पे कट कर रही होगी, तो उसका वाई इंटरसेप्ट पूछा है। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 और वाई इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट की जब वैल्यू पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अगर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। इसका इतना मतलब होता है कि जो वाई एक्सिस है यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो डायरेक्टली हम एक्स को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, 14y इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, ठीक है। तो डायरेक्टली इसमें आपको एक ही वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा ज्योमेट्री से है। तो इसी तरीके से आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे स्पीड को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट है, इन ए सर्कल ए बी इज़ अ डायमीटर एंड सी डी इज़ अ कॉर्ड। कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसमें ए बी डायमीटर है, ठीक है, और सी डी इसकी कॉर्ड है, और ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेमी सर्कल के इनसाइड में। एंगल बी ए सी इज़ 40 डिग्री। एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। तो उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड एंगल सी ए डी, ठीक है, सी ए डी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो आपने एक आइडेंटिटी वो रूल पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनती है तो वो कितने एंगल बनती है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, दिस इज़ 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक और इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो सेमी सर्कल के अंदर एक ये आइडेंटिटी है, सिंपली रूल है तो ज्योमेट्री के साइड में कि जो सेमी सर्कल के अंदर ट्रेपेजियम बनता है तो उसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, तो ये 40 है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, दिस विल बी 10 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड भी हो सकता है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे क्या होगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज जहाँ भी इस तरीके की जेड टाइप स्ट्रक्चर बनती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये वाला भी x डिग्री होगा, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो 130 + 140 170 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपल था, इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 9, 12, 15। कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके साइड्स जो हैं 9, 12, 15 गिवन है। तो साइड्स को देख के पता लगाना चाहिए कि इस टाइप का ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिपलेट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये 3 का 3 टाइम्स है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 4, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 5। तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट यूज़ हो रहा है। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका मैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस की वो फाइंड करनी है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो इन रेडियस होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस के लिए, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। और सर्कम रेडियस के लिए एक फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस होता है उसका हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, ठीक है। कि अगर हम इन रेडियस फाइंड करेंगे तो इसके अंदर एक सर्कल बनेगा तो उसका इन रेडियस होगा। सर्कम रेडियस क्या होता है कि जो बाहर ट्राइंगल है इसका जो हाइपोटेन्यूज है इसका हाफ होता है सर्कम रेडियस। तो इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर प्लस बेस 12 and 9 21 माइनस 15 दैट इज 6, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इन रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सर्कम रेडियस फाइंड करना है। सर्कम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ दैट इज 15/2। अब इनका रेशियो बताना है इन रेडियस और सर्कम रेडियस का। तो रेशियो क्या हो जाएगा 3, सर्कम रेडियस 15/2, तो 3 5 से 15, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:5। So this will be our answer 2:5. Next question. The ratio of ages of A and B 4 years ago was 4:5. A और B दो पर्सन है, इनके रेशियो गिवन है 4:5, ठीक है। 4 साल पहले इनका रेशियो इतना था, इट मीन्स 4 years ago, ठीक है। नेक्स्ट 8 years from now the ratio will be 11:13. अब से 8 years बाद में इनकी जो रेशियो होगी दैट विल बी 11:13, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो पूछा है क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो उनकी रेशियो होती है वो सेम नंबर इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों की पर्सन की रेशियो एज अगर 8 years होती है, इसकी 10 years होती है, 2 साल बाद इनकी रेशियो क्या होती है, इनकी 10 हो जाती है, इनकी 12 हो जाती। तो सेम नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो इनके जो डिफरेंस होते हैं, इनके गैप जो होते हैं, इन गैप को हम इक्वल कर लेते हैं। तो 11 और 13 का गैप कितना है 2, इनका 4 और 5 का गैप कितना है 1, तो यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए।
तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8:10। ठीक है, यहाँ पे कितना था 11:13। तो 8 से लेके 11 तक आने में कितना टाइम लगा, ये 4 साल पहले की बात है, ये 8 साल बाद की बात है। तो टोटल डिफरेंस कितना है इनके बीच में 12, और रेशो में डिफरेंस कितना है 3 का, 3 4 ज़ा 12, मतलब इसका 4 टाइम्स है एक्चुअल वैल्यूज़। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 4 8 ज़ा 32 एंड 4 10 ज़ा 40, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। अब उन्हें प्रेजेंट रेशो की पूछी है, 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 36 एंड 44। अब इसको डिवाइड कर देना है 11 एंड 9, तो दिस विल बी अवर आंसर 9:11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, STU started a business and the capitals are in the ratio 3:4:6। तो STU ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके कैपिटल्स का रेशियो गिवन है, एंड द रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3। तो यहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो में गिवन है 1:2:3। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना गिवन है 3:4:6। तो जब इन्वेस्टमेंट को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम, यहाँ से बन जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो ओवर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4:6। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 1/3, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों रेशियोज़ को इक्वल करने के लिए, तो 2 3 एंड 3, दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, 2:3:3। किसी भी रेशियो को सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाती है तीनों की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के पहले 7 मल्टीपल्स का एवरेज बताना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि फर्स्ट 7 मल्टीपल्स का एवरेज क्या होगा 28 होगा। इसका आंसर तो देखते ही आ जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है मिडिल टर्म्स के जो नंबर्स हैं वो AP में होंगे, 7 के मल्टीपल्स AP में होंगे इस तरीके से 7 14। ठीक है, देन 21 28 इस तरीके से। तो 3 नंबर इस साइड में होंगे, 3 नंबर उस साइड में होंगे, मिडिल टर्म क्या होगा 28 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एवरेज का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। जब नंबर हमारे AP में होते हैं, वैन नंबर्स आर इन AP, तो उनकी जो एवरेज होती है दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 7, 7th मल्टीप्लाई क्या होगा 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 28। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, ए सम ऑफ रुपीज़ इज 1000 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कि 8000 रुपीज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 21%। फर्स्ट पार्ट पे 21% इंटरेस्ट लगा है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट एट द रेट ऑफ 35% पर एनम। 35% पर एनम से सेकंड पार्ट पे जो इंटरेस्ट लगा है, दोनों इंटरेस्ट होते हैं वो इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट रेशो सेकंड पार्ट, इन दोनों का रेशो निकालेंगे 35:21। ठीक है, तो 7 5 और 7 3, तो 5:3 ये इनका रेशो आ जाएगा। और इनके टोटल हमें दिया कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था ना 8000 का। तो रेशो में वो वैल्यू 8 है और अमाउंट में कितनी है 8000 है। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि उनकी इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी रही होगी, फर्स्ट वाले की इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी 5 यूनिट थी, तो 5 यूनिट का मतलब 5000, और 5000 को हमें 21% निकालना है। तो सिंपली इसका 1% 50 होगा, तो 21 × 5 105 और 10 लगा देनी है। तो इतने रुपए उसकी इंटरेस्ट है 1050। दीज आर अवर क्वेश्चंस। हाफ सेट इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके हाफ सेट को हम नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप की अगर सीरीज़ आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और भी इससे रिलेटेड लेक्चर्स लेके आएंगे और इसी से रिलेटेड आपकी सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज चैप्टर से लेके कंप्लीट कोर्स ऑफ क्वांट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और if you like the video please share it with others so that other can also get benefit from it, and subscribe our channel. Thank you for watching.